हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न लगे फल लगे अति दूर। दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि देश के कुछ तथाकथित राजनीतिक दल जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज के कल्याण की चिंता नहीं की, कभी मुस्लिम समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। जितनी बार संशोधन हुए, जितनी बार एक्ट आया, वो सब संवैधानिक थे, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे या अंग्रेज सरकार ने बनाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जब एक्ट लाती है, माननीय मोदी जी 2025 में लाते हैं, तो सारा विपक्ष मिलकर कहता है कि असंवैधानिक, मतलब आप कहो और आप करो तो सही, और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे तो असंवैधानिक। हमारे बीच में से हमारे ही लोग कई प्रकार से साधन संपन्न हो गए, राजनीति में चले गए, बड़ी ताकतवर हो गए। तो बड़े ताकतवर होने के बाद वो एक कहावत है ना, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न लगे फल लगे अति दूर। बड़े होगा भाई, बड़े मान लिया, तो हमने कहा मना करा तुम बड़े हो जाओ, लेकिन ऐसे बड़े मत रहो कि नीचे वालों को बिल्कुल कुचल दो, उनकी चिंता नहीं करो, उनके बारे में सोचो नहीं। और आप नहीं सोचोगे तो तकलीफ कौन पाएगा? आज नहीं तो कल मवाद अगर हुआ है, घाव हुआ है, अगर उसका इलाज नहीं करोगे तो इलाज के अभाव में वो शरीर तो सड़ेगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कश्मीर चुनाव, जहां चुनाव होने के लिए फार्म भरने में केवल 500 वोट डलते थे, 500। कई जगह तो 200 वोट, और 200 वोट में एक को मिले 150 और एक को 200, तो 200 में जीत गया। क्योंकि चुनाव तो दो के बीच होता, पूरा आवाम वोट दे मत दे, लेकिन जो वोट आप गिनती तो उसी की होती जो डब्बे में डल जाए, पेटी में डल जाए, उसकी गिनती होती थी, उसी पे सरकार बन जाती थी। आज देखो बदलते दौर में नापाक ने अपनी आंखें टेढ़ी करी, पूरा देश इकट्ठा हो गया कश्मीर से लेकर के। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, यह आज का समय हमको दिखा रहा है। हुर्रियत, पीडीपी, उमर अब्दुल्ला, उनके पिताश्री सब एक स्वर से बोल रहे हैं कि देश इकट्ठा है, और यही बात की जरूरत है। इसी के अलावा मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। हमारे भिंड के पास एक जगह, छोटे से जगह थी, कस्बा है, थानेदार थाने में बैठते, दो पड़ोसी जब लड़ झगड़ के थाने पहुंचते थे। कभी एक पहुंचता दूसरे की शिकायत करने, दूसरा थोड़ी देर बाद उसकी पहुंचता था। थानेदार सबको समझाता था, कभी मुकदमा बना लेता था, लगातार परेशान रहता। अब एक दिन थानेदार वापस जब देखे उधर सामने से जा रहा है, तो जिन पड़ोसी की आसपास की रोज की लड़ाई हो रही, वहां बस खड़ी थी, बैंड बाजे बज रहे थे और बारात जा रही थी। रुका उनने, बारात किसकी जा रही है? तो जो पड़ोसी से पड़ोसी लड़ रहा उसकी बारात जा रही। लेकिन वो दूसरे पड़ोसी को देखा जो झगड़ता था, उससे चकाचक कपड़े में वो भी वहां खड़ा देखा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हुआ। उसने मोटरसाइकिल लगाई, इधर बुला, इधर आया, कहा जा रहा है? लेकिन बारात जा रहा की बच्चे की। उसने कहा तुम तो रोज लड़ते रहते हो, यहाँ क्या कर रहे हो, इसे बारात में जा रहा हो? तो वो उनसे उलट पूछता है, थानेदार साहब पढ़े लिखे हो क्या? नहीं। थानेदार गुस्सा के साले मेरी पढ़ाई पूछ रहा। बोले हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपकी पढ़े लिखे हो क्या? बोले कैसे पूछ रहे हैं? बोले आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अरे हम गांव के लोग रोज लड़ते रहेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो इकट्ठे रहेंगे ना, अलग कैसे हो? बर्तन है, माँ और सास बहू सब रोज लड़ती झगड़ती रहती, तो घर कोई अलग होता है क्या? ये नाटक तो चले करता है। लेकिन ये जो हमारा आनंद है, बाहर का कोई आए, हम सब इकट्ठे हैं, हमारे यहाँ ये बात
अनजाने राजनीति के शिकार हो गए 47। उनकी आज पाकिस्तान में हालत क्या होगी? पाकिस्तान में इस भरोसे से गए थे, वहां मुहाजिर क्या कहलाते? यही कहलाते कि नहीं कहलाते? अरे यहाँ तो हाजिर है, वहां मुहाजिर हाजिर है, हाजिर जवाब भी उसका जो मजा है, इसके चक्कर में पड़े। और अब आज तो जो बेचारे बोले बंद करके उस चक्कर में आ गए। मुझे तो आनंद आता है इस बात से। हम सबकी उन दौर से निकली हुई कहानियां हैं। मैं भी एक बड़े साहब के पास ही रहता हूं जेल में। हमारा अपना पारिवारिक जो वातावरण है वो अलग नहीं है। मैं आज के इस अवसर पर वक्फ कानून के माध्यम से, क्योंकि जब मैं जैसे ही अपने घर के पास देखता हूं तो मेरे को वो सब दिखाई देता है कि कहां इस लोकतंत्र में कैसा समय चल रहा है, लोग अच्छे से अच्छे कहां तक जा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हमारी ये जो कुछ लोगों की वो कोई भी समाज का हो झंझट एक जैसी है, लेकिन बचने की जरूरत है। आज ये वक्फ कानून के माध्यम से जब हमारे अपने वक्फ मतलब दान की चीज, और दान की चीज तो सुरक्षित रहना ही चाहिए, वो तो अपने लिए पालने की चीज है। लेकिन लोग अपने गलती समझने लग जाते हैं, और जब उनके मतलब की बात है तो समाज को पीछे लगाने की बात है। लेकिन समाज सब समझ गया है, इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं। ये जो अपने अंदर की अच्छाई, और ये सच में कानून बनाकर आप बताइए 2013 के पहले क्या था? 2013 के पहले तो वही था। आपने बदलाव लिया है, और बदलाव का दुरुपयोग कैसे किया? बताया तो ये था कि बहुत फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूं, मेरे मिडिल का किस्सा है। आपके आसपास भी गुजरा होगा कभी देखना। एक बार अपने में घर से निकल के स्कूल जा रहा हूं, और स्कूल जाते में रास्ते में डब्लू बजा के मदारी, हमारा बुधवारिया हाट था उज्जैन में, तो स्कूल से निकलते में देख रहा कि नागोला है, एक सांप है, जो डब्लू बजा के देखो देखो मैं क्या सांप पड़ेगा नेवले से, और नेवला को एक डंडा मारे, नेवला रस्सी से बताओ चल कैसे जाए। जब सांप तूफान कर रहा है, और धीरे धीरे उसने अपना मजमा जमाया, मजमा जमाते जमाते उसने कहा क्या सांप लड़ेगा और क्या नेवला काटेगा, देखो आनंद आएगा। मैं सबसे पहले खड़ा हुआ, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 150, और जैसे ही उसने देखा कि 100, 150 हो गए, अब उसने मदारी ने अपना काम चालू करा। देखो सांप को नेवला खा जाता है, और सांप क्या कुछ भी कर ले, लेकिन नेवले से बराबरी नहीं कर सकती। और नेवला क्यों खा जाता है? क्योंकि इसके दांत मजबूत रहते हैं। और मंजन की डब्बी निकाली कि देखो मेरे पास मंजन की डब्बी है, आपका भी दांत ऐसे हो जाएंगे। और वो मंजन की डब्बी बताते बताते उसने अपनी 5-50 डब्बियां बेच दी। धीरे धीरे मैं पूरे समय खड़ा रहा, आगे पीछे बेचारे जितने लोग देखने आए सांप नेवले का, वो साले बेचारे अपने खिली करके डब्बी लेके सब चलते बने। मैं आखिरी खड़ा रहा, मैंने उससे पूछा क्यों रे भाई? मैं तो कहा कि सांप से नेवले की लड़ाई कराऊंगा, और मैंने तो कुछ करा नहीं, ये कराओ ना, मैं तो देखने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने कहा भैया तू घर जाया, मेरा सांप तो मरवा रहा है। मेरा तो कल फिर सांप बेचना है। हमको ऐसे चालाक लोगों से सावधान रहना है। ये सारे चालाकी करने आते हैं, और असली में ये इनका मंजन बेच रहे। कोई ने कॉलेज खोल दिया, बताओ आप, कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, क्या क्या नहीं करा। लेकिन जब मौका पड़ा सही को सही कहने का, तो आज सही को सही नहीं कह रहे। फिर तुम कागज के खिलौने से कब तक डराओ? किसको बेवकूफ बनाओ? कैसे चलाओ? गलत तो गलत है, वो किसी भी धर्म का हो, गलत का साथ कौन देता है? लेकिन गलत भी करोगे और सिर पे बैठा हुआ कोई चीज तो उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए हमने कहा नहीं भाई, दान की संपत्ति, और दान की संपत्ति में उसका समाज के हित में उपयोग होना चाहिए। बच्चियों की शादी कराना, उनको आगे बढ़ाना, ऐसे वो जितने प्रकार के काम हो सकते हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड आदर्श वक्फ बोर्ड बना, और इसके रिजल्ट सामने निकला।
आपने कहा मैं 50 बोलूंगा तो उनके बुला लो, फिर उन्होंने कहा 100 कर रहे, मैंने कहा बुला लो, 150 बुला लो, आप रोको तो सही रुका रहा है तो आते रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत करा नहीं। हमारे लिए तो जो अंदर मन में कोई सामने मुंह है, कोई दोहरी बात नहीं, कोई चुनाव नहीं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने वक्त की संपत्तियों पे निगाह गलत डाली, उनको ठीक करने का काम तो हमने बच्चे के साथ। जिस संपत्ति के बलबूते पर तथाकथित लोग अपनी कोई दूसरी लड़ाई नहीं, लेकिन जो जिस समाज का है वक्त का सामान उसके पास रहेगा, ये तो सामान्य बात। और लेकिन अगर इसमें कोई अवरोध आ रहा तो सरकार तो निपटना जानती, सरकार के हाथ बहुत लंबे, सरकार का छोड़ने वाला, ये तो हो गई लंबी बात। लेकिन जब बोर्ड के लोग बैठे तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। आपके लिए मैंने गलती कर दी बोलते हुए कि मैं जब भी आया है और आपने कुछ न कुछ मांगा और मैंने दिया। तो आज के इस अवसर पर आपने कहा कि हमारे पास आपने राशि वासी मांगने की बात कही है, पीएस बैठे हैं, तो 150 साल से पुराना वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, बिल्कुल बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। और वक्फ के भवन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे करा है। आपने कहा कि हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्ते की दिक्कत है, निश्चित रूप से इसका निराकरण निकालेंगे। पीएस को यहीं से निर्देश दे रहा हूं, और जो वक्फ बोर्ड द्वारा इन्होंने कहा कि हमारा तो जो राशि देते उसमें ही हो जाएगा, तो फिर क्या परेशानी। निश्चित रूप से इसका नहीं समाधान करते हैं, इसका मदद पूरी करेंगे, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वक्फ की संपत्तियों को, भूमियों को, इनके उपयोग के लिए समाज की दृष्टि से भारत सरकार, देखो माननीय मोदी जी, अगर अपन वक्फ संपत्तियों के आधार पर योजना बना के भेजेंगे तो 60% राशि वो देंगे, केवल 40% अपने को मिलाना। तो ऐसे में भारत सरकार दे रही तो हमको क्या करना है। ये जो अपने लिए 60% राशि आप बिल्कुल प्रस्ताव बनाओ, 40% हम मिलाएंगे, माननीय मोदी जी से 60% लेकर और पूरे प्रदेश में लगाना, जहां से लोग आए वहां तक नहीं आए वहां भी लगा देना, ताकि उनको अच्छा काम तो सबको दिखाना। हमारे अब ये जो है तो बहुत सारी में तो अगली बार भी बोलूंगा, एक ही बार में तो नहीं आना, अगली बार में तो आना है, आना के नहीं आना। देखो आप आए तो आज मौसम कितना सुहाना हो गया। वक्फ संशोधन बिल जब दोनों सदनों में पारित हुआ तो पूरे देश में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई थी, और सबको इस बात का एहसास होने लगा था कि वर्षों से वक्फ की संपत्तियों में जो विसंगतियां लगातार चली आ रही थी, अब उन विसंगतियों को दूर करते हुए उन संपत्तियों को व्यवस्थित करके उनका सदुपयोग किया जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि देश के कुछ तथाकथित राजनीतिक दल, जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज के कल्याण की चिंता नहीं की, कभी मुस्लिम समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, ये वह राजनीतिक दल जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर संविधान की एक तरफ तो दुहाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संविधान की प्रतिष्ठा को तार-तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सारा देश जानता है, बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज ये जानता है कि वक्फ संशोधन बिल विशुद्ध रूप से वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित करने, उनका बेहतर प्रबंधन करने, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से लाया गया कानून है। लेकिन पूरे विपक्षी दलों ने देश भर में एक गलत नैरेटिव सेट किया और लोगों को एक बार फिर गुमराह करने का प्रयास किया, और हम
हम सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभिलाषा निश्चित रूप से इस बात की है कि पूरे देश भर की और मध्य प्रदेश की लगभग 15,000 वक्फ संपत्तियां जब वाकिफ ने उसको वक्फ की है तो एक अभिलाषा, एक उद्देश्य के लिए की है। और यह उद्देश्य है कि समाज के, मुस्लिम समाज के गरीबों का, बेवा महिलाओं का, खवातीनों का, यतीम बच्चों का कल्याण हो। लेकिन हमने देखा कि जो संपत्तियां दान की गई थी वो संपत्तियां भूमाफियों की भेंट चढ़ी हुई थी। जो आय उनसे होती थी, जो इनकम उनसे होती थी, वो भूमाफियाओं के जेब में जाती थी। इस वर्ग का कभी कल्याण नहीं हुआ। लेकिन आज इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की पहल से मध्य प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से पूरे देश में अपने आप में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा और हमारी वक्फ संपत्तियां व्यवस्थित होंगी और जो उद्देश्य वाकिफ का इन संपत्तियों को वक्फ करने का है उसे पूरा करने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी। हमारे वक्फ बोर्ड में जो आज कानून बना, इसको एक्ट हम लोग एक्ट कहते हैं। पहला कानून 1923 में बना जब अंग्रेजी शासन था, फिर 1935 में संशोधन हुआ। आजाद भारत में 1954 में पहला एक्ट बना और दोबारा 1995 जो भी वर्तमान में चल रहा है 1995 में इसका एक्ट बना। 1995 के बाद 2013 में संशोधित हुआ। जितनी बार संशोधन हुए, जितनी बार एक्ट आया, वो सब संवैधानिक थे, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे या अंग्रेज सरकार ने बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जब एक्ट लाती है, माननीय मोदी जी 2025 में लाते हैं, तो सारा विपक्ष मिलकर कहता है कि असंवैधानिक। मतलब आप कहो और आप करो तो सही, और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे तो असंवैधानिक। ये दोहरा चरित्र भारत की जनता समझ गई है, भारत का मुसलमान समझ गया है। और आज इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग हमारे बीच में आए हैं, ये उस बात की गवाही, उस बात का सबूत है कि समाज उनके दोहरी चाल को समझने लगा है।